जय हिंद दोस्तों। भारत में पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है, वो भी तब जब अमेरिका ने भारत को रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया था उसके बाद से। और जब भारत को अमेरिका ने रॉ मटेरियल वैक्सीन का देने से मना कर दिया तो उसके बाद जो राजनीति थी वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई। अजीत डोभाल जी के इंटरवेंशन के बाद अमेरिका इस चीज़ के लिए माना कि हाँ ठीक है, हम आपको ये सब चीज़ें रॉ मटेरियल वगैरह देंगे। और उसके बाद जो उसका प्यार उमड़ा, मतलब उसके बाद जो उसने मदद देने की बात करी, करोड़ रुपए आ रहा है और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहे हैं, सर्जिकल मास्क आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कुछ दाल में काले की तरफ इशारा करती हैं। और सबसे बड़ी बात वो भी ऐसे समय में जब भारत में मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाली है। मतलब 18 से 45 वर्ग का जो आयु वर्ग है उसमें जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तब इस चीज़ का सामने आना वाकई में बहुत ज़्यादा धक्का देने वाला था। लेकिन इस चीज़ के पीछे की आखिर राजनीति क्या थी, आप लोगों को ज़रा से ये समझनी होगी, क्योंकि राजनीति इसके पीछे समझना बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी भी चीज़ की स्कार्सिटी, मतलब कमी किस जगह पे क्रिएट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे एक वॉइड क्रिएट होगा जहाँ पे कि आप अपना सामान बेच सकते हैं। मतलब कि अगर मुझे कहीं पे प्याज एक्सपोर्ट करनी है तो मैं किसी बिजनेसमैन के थ्रू ना बेच कर अगर खुद बेचूंगा तो मैं ज़्यादा कमा पाऊंगा, जाहिर सी बात है। वहीं से कुछ चीज़ थी जो कि अमेरिका बेचा रहा था। अब अगर अमेरिका रॉ मटेरियल वैक्सीन के लिए देता है तो जो भारत के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि वैक्सीन बना रहे हैं वो वहाँ पे अपनी वैक्सीन बना के बेचेंगे। लेकिन अगर रॉ मटेरियल अमेरिका नहीं प्रोवाइड करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वैक्सीन अमेरिका बना रहा है या और जो विदेश बना रहे हैं उन सभी वैक्सीन्स को भारत को खरीदना पड़ेगा और उसको बेचना पड़ेगा। अब ये एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को ऑब्वियसली क्लियर कर दिया है कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं वो इंडिपेंडेंट हैं किसी भी तरीके की इंटरनेशनल वैक्सीन को ख़रीद के अपने राज्य में देने के लिए। वो सभी कोई, चाहे वो स्पुतनिक हो, चाहे वो ये फाइज़र हो, मॉडर्ना हो, कोई भी वैक्सीन हो, वो लोग खुद जॉनसन एंड जॉनसन हो, वो लोग खुद खरीद के अपने राज्य में दे सकते हैं। ये राज्य सरकारों को उन्होंने इंडिपेंडेंस दी हुई है। अब बात ये निकल के सामने रहती है कि आखिर इसके पीछे अमेरिका की राजनीति क्या थी। तो जो बाइडेन की लीडरशिप में हम लोग ऑब्वियसली देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो वो भारत विरोधी बातें करते ही हैं, लेकिन क्योंकि भारत की लॉबी अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसी दबाव में उनको कई बार भारत के साथ खड़े होने का दिखावा करना पड़ता है। लेकिन एक बात तो जाहिर होती जा रही है कि कहीं ना कहीं दिल में खोट ज़रूर है भारत के प्रति। अब रॉ मटेरियल को रोक कर उन्होंने ये चीज़ तो दर्शा ही दी थी कि उनका कैबिनेट जो था वो क्या चाह रहा है। तो फाइज़र जो उनकी एक वैक्सीन है, दरअसल उसको भारत में बेचने का सबसे बड़ा प्लान चल रहा था, जो कि भारत ने एक बार फरवरी में भी फेल कर दिया था और अभी भी फेल कर दिया है। लेकिन इस चीज़ के बाद में कई सारे बुद्धिजीवी लोग थे जो कि सामने आकर ये कहने लगे कि भाई जो फाइज़र वैक्सीन जो है वो इतनी बड़ी, इतनी अच्छी, इतने बड़े डेवलप्ड नेशन की डेवलप की हुई वैक्सीन है, उसको हम आखिर भारत में क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वकालत करने वालों में सबसे बड़े इंसान निकल के सामने आए हैं चेतन भगत। चेतन भगत वही हैं जो कि किस प्रकार के नावल लिखते हैं, मुझे लगता है कि आप सभी को इस बारे में ज्ञान होगा ही। बहरहाल इन्होंने जो ये एक ट्वीट किया कि द फाइजर वैक्सीन, वन ऑफ द बेस्ट वंस यूज्ड इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, अप्लाइड फॉर परमिशन इन इंडिया इन December 2020. India instead asked them to do more studies here. Pfizer withdrew its application in Feb 21. Imagine lives saved if we allowed the vaccine from December itself. यहाँ पे उन्होंने बताया है कि फाइज़र वैक्सीन जो कि दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीनों में से एक है, वो दिसंबर में उसने अप्लाई किया था, फरवरी में विड्रू कर लिया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अलाउ नहीं किया और बल्कि और ज़्यादा स्टडी करने के लिए कहा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक था फाइज़र के साथ वो ये कि वो इस कंडीशन पे भारत आना चाहते थे कि भाई अगर हम भारत में आके ऑपरेट करते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये कि कुछ भी अगर साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, और यदि कोई व्यक्ति इससे हुए साइड इफ़ेक्ट के लिए हम पर केस करता है तो उसका जो पूरा खर्चा होगा वो भी भारतीय सरकार को ही उठाना होगा। मतलब कि आप हमारे घर में हमें आके चांटा मारिए, और अगर हमको चांटा मारने पर दर्द होता है और अगर हम आपको कंप्लेंट करते हैं तो इस कंप्लेंट के लिए भी आप हमें मार सकते हैं। तो इनडायरेक्टली बात यही हो रही थी फाइज़र की। लेकिन बात वही है ना कि एक ऐसा आई जिसने कभी मैन्युफैक्चरिंग को ज्वाइन ही नहीं किया, जिसने कभी इस तरह की नौकरी नहीं करी, ऑपरेशंस नहीं देखे, उसको क्या ही समझ में आएंगी ये सब चीज़ें। तो लोगों ने इसके ऊपर अपने जो थे भाव भी देना शुरू कर दी, ऑब्वियस सी बात है। जैसे सबसे पहले द स्किन डॉक्टर लिखते हैं, द साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स नॉट पॉलिटिशियंस अंडर सिडस्को डिड नॉट रिकमेंड फाइजर टू DGCI बिकॉज of its post-marketing side effects like palsy, anaphylaxia. Pfizer said they will reapply again with a plan to generate safety data on Indian population. What's wrong? इसके आगे कंसारा लिखते हैं, जस्ट when the vaccination drive is about to open in the next hour or so, concerned celebrities like Chetan Bhagat are tweeting about Moderna and Pfizer, questioning the government over decision and creating uncertainty. Who are the spokesperson for this? लवी राणा लिखते हैं, ब्रेकिंग, चेतन भगत टेस्टेड पॉजिटिव फॉर सेल्समैन ऑफ फाइजर। बहुत अच्छी बात है, ये तो टैगलाइन बनेगी। इसके डॉक्टर आगे लिखते हैं, इफ अ वैक्सीन इज सेफ ऑन US पीपल, इट डज नॉट मीन इट विल बी सेफ ऑन इंडियंस एज वेल।
That's why bridge trials are required, which Pfizer refused despite very serious side effects noted in post marketing. Now, Pfizer is lobbying through Indian influencers to put pressures on the government. मतलब अब ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो फाइज़र वैक्सीन बनाने वाले जो निर्माता हैं, अब वो लोग इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू इस तरह का एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं अब इंडिया में, कि जो भारतीय लोग हैं उनके दिमाग में इस तरह का सवाल पैदा हो कि भाई जो दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीन है आखिर वो हमको क्यों नहीं लगाई जा रही है। जाहिर सी बात है। डॉक्टर स्कार लिखते हैं, फाइजर वैक्सीन वन ऑफ द बेस्ट वन, नॉट श्योरली अगेंस्ट कोविड-19 बट अगेंस्ट ह्यूमंस फॉर श्योर। ये एक इन्होंने न्यूज़ आर्टिकल लगाया है जिसमें नॉर्वे प्रोव्स 23 एडरली पेशेंट्स डेथ आफ्टर फाइजर वैक्सीनेशन। जाहिर सी बात है, सबसे सेफ की बात जो कर रहे थे उनके लिए काफ़ी है। राजन लिखते हैं, हाउ मच डिड फाइजर पे यू फॉर दिस ट्वीट, यू नीड टू डिस्क्लोज दैट। ये बहुत मतलब सीधी सी बात है, लोगों को गलत ही लग रहा है। ये एक फ़ोटो शेयर करी गई है, चेतन भगत प्रेजिंग फाइजर बिहाइंड द सीन्स, पैसे लेते हुए दिखाया गया है। सुधान जी ने काफ़ी अच्छी बात कही। ये कहते हैं कि बुलेट ट्रेन इज़ द बेस्ट ट्रेन, वाई डोंट वी हैव इट इन इंडिया राइट नाउ, व्हेन अ राजधानी इज अवेलेबल गेट ऑन टू इट रादर देन वेटिंग फॉर अ बुलेट ट्रेन फॉर 5 to 10 more years. Pfizer may be the best vaccine till now, no head-to-head trial available, but it needs ultra low temperature, मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया जाना होता है। और वैसे भी हम देखें तो बाहरी जो देश है वहाँ पे वैसे भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। निकी राठी लिखते हैं, व्हाट वुड बी द कॉस्ट, 3000। पीपल आर अपसेट ओवर 600 पर डोज फॉर इवन व्हेन गवर्नमेंट इज प्रॉमिस टू कवर 45+ फॉर फ्री एंड सम स्टेट्स डूइंग सेम फॉर 18+। मतलब कि इसकी जो वैक्सीन की कीमत है फाइज़र की, वो करीब करीब है 3000 रुपये। जबकि भारत में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि भारत में बन रही जो वैक्सीन 600 रुपये में मिल रही है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, और उसके ऊपर भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि भाई हम इसको खरीदें तो कैसे खरीदें। और इसमें फरहान अख्तर सरी के लोग भी शामिल हैं। तो 3000 रुपये की वैक्सीन लगाने के लिए कहाँ से ये लोग तैयार हो जाएंगे, ये बात भी समझने वाली होगी। तो इस तरीके से ये जो वैक्सीन की दलाली वाली बात थी वो निकल कर सामने आई है, और कई लोग हैं जो कि इस समय चेतन भगत को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न आपका नहीं है, आपको उस चीज़ को लेकर बात नहीं करनी चाहिए और सोचना भी नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे पब्लिक का रिएक्शन बताता है कि आखिर उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। जाहिर सी बात है, अगर इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वाकई में आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती हैं। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।